पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से संबंधित यूनिट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन की गतिविधियां क्या रहीं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। उसी से को रिलेट करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को समझने का प्रयास हम करेंगे। जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हम लोगों ने देखा था कि तत्कालीन भारत सचिव और वायसराय की बात की जाए इरविन ने जब इंग्लैंड में प्रथम सम्मेलन का आयोजन करवाया तो उसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 57 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे, 16 देशी रियासतों के थे और 16 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश के विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों में से शामिल थे। तो जैसे इन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाई, भले ही उसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन स्वतंत्रता की मांग के लिए हो रहे प्रयास के लिए ये सब घटनाएं भी किसी न किसी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। उसमें भी भारतीय प्रतिनिधियों की बात की जाए तो विभिन्न लोगों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजे। जैसे हिंदू महासभा में हम लोगों ने जयकर और बीएस मुंजे को पढ़ा था। उदारवादियों में CY चिंतामणि और टीवी सप्रू, मुस्लिम लीग से भी 4-5 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इमाम, आगा खां, मोहम्मद शफी ये सब महत्वपूर्ण थे। सिखों की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि शामिल हुए, सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन में KT पाल सम्मिलित हुए थे। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेतृत्व किया था। भीमराव अंबेडकर की जैसे हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने तीनों सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी की चर्चा हम लोग करते हैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हम लोगों ने देखा था व्यापारी वर्ग में भी होमी मोदी वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और कुल मिला के दिसंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ था। उसके ठीक अगले वर्ष द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जैसे तत्कालीन स्थितियों में जब हम लोग भारत की राजनीतिक कंडीशन को देखते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन हुआ करता था, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आती है तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का हम लोग कह सकते हैं प्रभुत्व बढ़ गया था या उनका उस समय वर्चस्व था। तो उन्हीं अनुदारवादियों में सैमुअल होर जो उस समय भारत मंत्री नियुक्त था और लॉर्ड विलिंगडन जो कि तत्कालीन समय में वायसराय बना था। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे हम लोग तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन को हम लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है 7 सितंबर 1931 को, तो यहाँ पर भारत मंत्री की बात करें तो सैमुअल होर थे। अब यहाँ पर मुख्य बिंदुओं को हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। अब इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। 7 सितंबर 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो प्रारंभ हुआ। अब तत्काल में भारत मंत्री और वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो भारत मंत्री की बात करेंगे तो उस समय भारत मंत्री जो थे वो सैमुअल होर थे। नाम हम लोगों को ध्यान में रखना है, सैमुअल होर। और वायसराय की बात अगर हम लोग करेंगे, वायसराय की अगर हम लोग बात करेंगे तो तत्कालीन समय में वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन को हमको ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलिंगडन।
तो कहने का मतलब इन्हीं दो लोगों का सबसे प्रमुख रूप से प्रयास रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब तत्कालीन समय में बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस परिस्थिति में सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी वहां पर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कहने का मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थिति, अंग्रेजों के बहुत प्रयास के बाद भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, लेकिन द्वितीय में भाग लेने के लिए 7 सितंबर 1931 को, अब यहाँ पर गांधी जी की ये तिथि हमें ध्यान में रखना है, 7 सितंबर 1931 को जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, फिर 12 सितंबर 1931 को गांधी जी, अब यहाँ पर एस राजपूताना जलियान का नाम हमको ध्यान में रखना है, एस राजपूताना नामक जलयान से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। कांग्रेस के गांधी जी जो थे कांग्रेस के ही एकमात्र प्रतिनिधि थे। अब यहाँ 12 सितंबर 1931 एस राजपूताना जलयान से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया। अब दो लोगों को यहाँ पर हम लोगों को और ध्यान में रखना है, एनी बेसेंट को और मदन मोहन मालवीय को। ये लोग अपने व्यक्तिगत रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ हम लोगों को एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय का नाम ध्यान रखना है। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, ये लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे से गए थे। मदन मोहन मालवीय ये लोग भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रही थी। अब यहाँ पर एक बिंदु और महत्वपूर्ण है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 57 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे, 16 जो थे वो देशी रियासतों से संबंधित थे और 16 जो बच रहे थे वो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे। उसी प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसको हमको ध्यान में रखना है। 21 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए और इसका कार्यक्रम आगे बढ़ा। अब इस सम्मेलन में एक समस्या सबसे बड़ी आ गई, कहा जाता है राजनीतिक कुटिलता के कारण सांप्रदायिक समस्या सबके सामने आ खड़ी हुई, जिसमें मुस्लिम लीग और सिखों के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग और सिखों को हम लोग पूर्वत में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मार्ले मिंटो सुधार हम लोग पढ़ रहे थे, तो मार्ले मिंटो सुधार में 1909 का है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिमों को वहाँ पे अलग से कुछ संवैधानिक प्रावधान लॉर्ड मिंटो द्वारा किए जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे उनको कुछ अधिकार मिले थे, तो वो प्रक्रिया लगातार, या यूँ कहें मुस्लिम लीग भी लगातार मांग कर रही थी कि उनकी एक विशेष भूमिका वहाँ पर रहे, यानी कि उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रहे। अभी आके हम लोग पूना पैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, दलितों के लिए सीटें उसमें आरक्षित होती हैं, अनुसूचित जातियों के लिए। कि यहाँ पर मुस्लिम लीग और सिख के साथ जो अनुसूचित जात के लोग थे या उनकी तरफ से जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन लोगों ने भी वहाँ पर अपने लिए प्रतिनिधित्व मांगा। अब चूंकि ये समस्या बहुत वहाँ पर जटिल हो गई, जिसमें स्पेशली जैसे हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ते हैं, वो गए थे, उन्होंने ही वहाँ पर इसकी मांग उठाई। अच्छा, कुछ बातें और हुई जिसमें यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। जैसे सम्मेलन में भारतीय संघ की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ, एक संघीय न्यायालय स्थापित हो, इस पर विचार विमर्श हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाए या द्वैध शासन
अपनाने की बात की गई। सांप्रदायिक समस्या जो सबसे मेन थी, उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय यहाँ पर नहीं लिया जा सका और सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार चाहती भी थी इस प्रकार से कि समस्याएं जस की तस बनी रहें और ऊपर से इस प्रकार के आयोजन करके वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी। तो इस प्रकार होते करते 1 दिसंबर 1931 को यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। अब चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हम लोगों ने देखा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं मिला, उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर को जैसे प्रारंभ हुआ और 1 दिसंबर को समाप्त हो गया। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया और अंततोगत्वा जो भी लोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे वो सभी लोग वापस आते हैं। अब जैसे 28 दिसंबर 1931 को जब गांधी जी भारत आए तो कहा जाता है बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था, इसको मैंने यहाँ साथ नोट किया है। गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी जी के वहां पर कथन थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैं गया था और किसी भी मैटर पर किसी भी प्रकार की कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं बन पाई। तो सैद्धांतिक सहमति न बन पाने के कारण भले मैं कुछ नहीं लेकर आया हूं, खाली हाथ आया हूं, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। कहने का मतलब अंग्रेजों की जो आंतरिक मंशा थी उस मंशा के अनुसार भी मैंने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। अब ये से यहाँ पर किसी प्रकार का निर्णय जब नहीं हो पाता है तो इसी प्रकार की गतिविधियां यहाँ या यूं कहे गतिरोध इसी प्रकार से बरकरार रहता है। इसी का प्रतिफल था कि फिर अगले वर्ष 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब इसी में एक कोटेशन और है, फ्रैंक मोरेस का है। इन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था, अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य भाव उत्पन्न करने वाला था। ये फ्रैंक मोरेस के कथन थे गांधी जी के बारे में कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कि 7 सितंबर 1931 को यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 12 सितंबर 1931 को SS राजपूताना जहां से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे। तत्काल में हम लोग बात करें तो भारत मंत्री उस समय हुआ करते थे सैमुअल होर और ब्रिटिश वायसराय उस समय थे भारत में लॉर्ड विलिंगडन। इन्हीं दोनों लोगों के प्रयास से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय अपने व्यक्तिगत खर्चे पर इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। एनी बेसेंट को कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन में सबसे मेन समस्या जो उत्पन्न हुई वो सांप्रदायिक समस्या थी। मुस्लिम और सिख जो थे वो तो लगातार मांग कर ही रहे थे अलग से सीटें निर्धारित करने के लिए। यहाँ पर अनुसूचित जात के लोगों ने भी या उनकी तरफ से जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने इसकी मांग उठाई और इस प्रकार से अंततोगत्वा इस सम्मेलन का भी कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। उसमें गांधी जी के कोटेशन को हम लोगों ने देखा और फ्रैंक मोरेस के कोटेशन को देखा। तो इस प्रकार का गतिरोध बना रहा और इसी का प्रतिफल था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।